हेलो बच्चों, स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण। ये देखिए पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले चैप्टर जो था चैप्टर 2 तक था वस्तुओं का समूह बनाना, चैप्टर 2 था, इसको हम कवर कर दिए हैं और प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थ को कैसे हम अलग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए कह रहा है पदार्थों के पृथक्करण में ये कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ना ये फिगर, इस विधि से भी हम पदार्थों को अलग करते हैं, इस विधि से। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे हम पदार्थ को अलग करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। हम बहुत बार हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कैसे हम पदार्थ को अलग करते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को किससे अलग किया जाता है? छलनी से पृथक किया जाता है। आगे है, अब देखिए यहाँ फिगर में बच्चों ये कैसे चाय जो है, चाय पत्ती, ये चाय जो है इसे छान के अलग किया जाता है, चाय अलग और उसकी पत्ती इसमें रह गई। कह रहा है कि चाय की पत्तियों को चालनित्र मतलब छलनी, और इसका हिंदी होता है चालनित्र द्वारा पृथक करना। आगे है कि फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। फसल जब करती है तो अनाज को भूसे से क्या करते हैं? अलग करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, और मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का क्या किया जाता है? मंथन किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो ये देखो इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए सुनो। नेक्स्ट है फसल कटाई के समय, यहाँ पे देखो फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। मक्खन को पृथक करने के लिए किसका मंथन किया जाता है? दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओंठते हैं, और रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं? कपास को ओंठते हैं, मतलब गर्म पानी में उसको बॉयल करते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा, मतलब कि आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, और इसमें क्या होता है? मिर्च, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक निकाल दिया होगा। हाँ, बच्चे तो मिर्च तो निकाल ही देते हैं खाने से पहले। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है। कल्पना करने कहता है कि एक टोकरी में क्या भरा है? आम और अमरूद भरा है, और आपसे पृथक करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार की फलों को उठाकर, यहाँ पे देखिए, इसके लिए आप एक प्रकार की फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? क्या यह सही है? तो नेक्स्ट है, तो पूछिए बच्चों क्या यह सही है? आगे देखिए, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? अगर आम और अमरूद बहुत छोटे हों तो उनको अलग करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है। कल्पना कीजिए यदि आपको, यहाँ देखिए, कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना क्या है? असंभव है। आगे है, परंतु
परंतु पहेली यह जानना चाहती है ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। आगे है क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। आगे है कि सारणी 3.1 में यहाँ पे देखिए सारणी 3.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कॉलम में जो है ना इसी के बारे में कह रहा है। प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। तो देखिए चलिए मिलान करते हैं। अब देखिए पृथक्करण प्रक्रम है और उद्देश्य के लिए हम पृथक्करण करते हैं। तो देखिए चावल से पत्थरों को पृथक करना। चावल से पत्थरों को पृथक क्यों करते हैं? तो देखिए दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना। तो देखिए चावल से यहाँ पे देखिए चावल से पत्थरों को पृथक करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक, ये तो गलत है। ये होगा अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, ये इससे हो जाएगा जो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। आगे है कि मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, ये होगा दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को दोनों, अगर हम मक्खन से दूध को अलग करते हैं, दूध भी उपयोगी है, मक्खन भी उपयोगी है, दोनों उपयोगी है और दोनों को हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। चाय की पत्तियों को पृथक करना, हानिकारक अवयवों तथा अथवा अशुद्धियों को दूर करना। तो इसका ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, इसका ये भी मिला सकते हैं, दोनों हो जाएगा। आगे देखिए इसमें और दिया है पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं। तो जो अलग करते हैं, देखिए चावल से पृथक पत्थरों को पृथक करते हैं तो उसको हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। और देखिए इसमें मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन जब हम करते हैं तो इसका ये हो जाएगा, हम दोनों अवयवों को क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। और चाय की पत्तियों का पृथक करना, तो अशुद्धियों को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं ना। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिसकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम दो उपयोगी पदार्थ को भी अलग करते हैं क्योंकि उसको हमको अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब सपोज कीजिए अब बच्चों, अगर आपकी मम्मी दूध से दही निकालती है, दूध से मक्खन निकालती है, तो मक्खन का उपयोग आप किसी भी चीज़ को फ्राई करने में कर सकते हैं, उसको गर्म करने, लेकिन दूध का उपयोग हम फ्राई करने में नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कर रहा है पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक कर सकते हैं, यहाँ देखिए, इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कर सकते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है, उसको कैसे अलग करेंगे। तो पृथक्करण की बहुत सारी विधियाँ होती है, उस विधियों को हम देखते हैं। आगे है
पृथक्करण की विधियाँ। अब पदार्थों को अलग करने की क्या विधियाँ हैं तो उसको हम देखेंगे। आगे कह रहा है कि अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। करा इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। सबसे पहला है हस्तचयन। हस्तचयन में क्या करते हैं, हम हाथ से चुनकर अलग करते हैं वेस्ट मटेरियल को। तो देखिए कह रहा है दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए एक ही प्रकार के कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी के टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब आपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक करते हैं। क्या करते हैं? इसे पृथक करते हैं। आगे है हस्तचयन की इस विधियों का उपयोग। यहाँ देखिए हस्तचयन का इस विधियों का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। आगे ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः, यहाँ देखिए ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। और कह रहा ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। आगे है बच्चों एक सुविधाजनक विधि लगती है। आगे है कि कौन सा है, अब दूसरा है अनाज से पृथक टुकड़ों को हस्तचयन। यहाँ पे देखिए ये आदमी जो है हाथ से चुनकर अनाज से जो खराब पदार्थ है उसको अलग कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा विधि है थ्रेसिंग। दूसरा विधि क्या है? थ्रेसिंग। यहाँ देखिए थ्रेसिंग में क्या होता है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियां, सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे। पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, पौधे से अनाज को अलग करने से पहले कहाँ पे सुखाया जाता है? धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधे के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं, और किसान जो है जो अन्य कण होते हैं उसको कैसे पृथक करते हैं? कह रहा है कि आम तथा अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है। आम तथा अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? कह रहा अन्य कणों को उसकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? देखिए सूखे पौधे की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि सूखे पौधे की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है, और इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि अन्य कणों को पीटकर पृथक किया जाता है, डंडियों से पीटकर अलग किया जाता है। आगे है कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। यहाँ पे देखिए कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को, यहाँ पे देखिए अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है
थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। आगे है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ तक हो गया था। उपयोग किया जाता है। आगे है निष्पापन। क्या है आगे? निष्पावन यानी कि अब जो है निष्पावन देखेंगे कि जो पदार्थों के पृथक्करण जो करते हैं, एक विधि होता है, उसको कहते हैं निष्पावन। क्या कहते हैं? निष्पावन। क्रियाकलाप 3 है ये। कह रहा है सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? आगे, क्या हस्त चयन द्वारा, यहाँ पे देखिए, क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए। यह देखिए, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। मिश्रण को कहाँ रखिए? प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई ले जाकर, यहाँ देखिए, हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। आगे है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? क्या वायु मिश्रण के, यहाँ पे देखिए, क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। और किसी अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन। तो पेपर में पूछेगा निष्पावन क्या है, तो ये किसी पदार्थ को पृथक करने की विधि है और वायु द्वारा इसको अलग किया जाता है। आगे, निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से, यहाँ पे देखिए, निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है भूसे के हल्के कण। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसों को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट विधि है चालन। कौन सी विधि है? यहाँ पे देखिए, चालन।